Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 23rd November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Article 102 Clause 1 and Article 191 Clause 1 of the Constitution. तो हम Article 102 Clause 1 और Article 191 Clause 1 of the Constitution के बारे में जानेंगे. ये न्यूज में क्यों आया, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है एंड सो ऑन. Under Article 102 Clause 1 and Article 191 Clause 1 of the Constitution, an MP or MLA or an MLC barred from holding any office of profit under the central or state government. तो जो Article 102 Clause 1 है और Article 191 Clause 1 है Constitution का, MP और MLA जो है उनको बैर किया जाता है कि वो होल्ड नहीं कर सकते कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के. Why in न्यूज में क्यों आया? The Joint Parliamentary Committee on Office of Profit is deliberating on whether an MP can continue to teach a university and if this draw the provision of Office of Profit rule. तो Joint Parliamentary Committee जो है Office of Profit के वो डेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो MP है क्या वो कंटिन्यू टीच कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी पे और वो क्या ड्रॉ कर सकते हैं जो प्रोविजन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल का. व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? If an MP or a MLA held a government office and received benefit from it, then that office is termed as office of profit. अगर कोई MLA व MP होल्ड करता है गवर्नमेंट को ऑफिस को और वो रिसीव करता है बेनिफिट उससे, तो उस ऑफिस को टर्म किया जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. A person will be disqualified if he hold an office of profit under the central or state government other than an office declared not to disqualify its holder by a law passed by parliament or state legislature. जो पर्सन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो होल्ड करता है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट का अदर देन ऑफिस जो कि डिक्लेयर किया गया है कि उसको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए होल्डर को एक लॉ पास करा के पार्लियामेंट व स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा. देन ओनली अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ए क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. जो प्रिंसिपल है जो कि इंक्लूड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कि एक क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके बारे में अब जानेंगे. Makers of Constitution wanted that legislature should not feel obligated to the executive in any way, which would influence them while discharging legislative function. जो मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो नहीं चाहते थे कि जो लेजिस्लेचर है वो ऑब्लिगेटेड हो एग्जीक्यूटिव के किसी भी तरीके से और इन्फ्लुएंस करे जब वो डिस्चार्ज करे अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को. इन अदर वर्ड एन एमपी और एमएलए शुड बी फ्री टू कैरी आउट हर ड्यूटीज विदाउट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर. The intent is that there should be no conflict between the duties and interests of an elected member. दूसरे शब्दों में ये कि जो एमपी व एमएलए है वो फ्री होने चाहिए अपने काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए बिना किसी भी गवर्नमेंटल प्रेशर के. इसका इंटेंशन ये था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जो उनका ड्यूटी व इंटरेस्ट है किसी भी इलेक्टेड मेंबर का उसके ड्यूटी को लेके. द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ सिंपली सीक्स टू इन्फोर्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ है वो सिंपली क्या करता है, इन्फोर्स करता है एक जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज ए says a person shall be disqualified from being a member of either house of parliament if he hold any office of profit among other ground. जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज ए है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर से आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अगर वो होल्ड करता है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमंग अदर ग्राउंड का. आर्टिकल 103 says if a question arises whether a member has incurred such disqualification, it will be referred to the president decision. The president shall obtain the election commission opinion and act accordingly. आर्टिकल 103 कहता है कि अगर क्वेश्चन अराइज करता है कि मेंबर जो है वो इनकर किया है डिस्क्वालिफिकेशन जिसका, तो वो रिफर किया जाएगा प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए और प्रेसिडेंट जो है उसमें ऑब्टेन करेगा इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन को और उसी के अनुसार वो एक्ट करेगा. आर्टिकल 191 क्लॉज 1 कंटेन ए सिमिलर प्रोविजन फॉर एमएलए एंड एमएलसी इन द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिल्ली आर कवर्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991. और जो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 है वो कंटेन करता है सिमिलर प्रोविजन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए स्टेट का, और जो लेजिस्लेचर है दिल्ली के लिए उनको कवर किया गया कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो कि है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 के अंतर्गत. अब रीजन फॉर कंट्रोवर्सी, जो रीजन कंट्रोवर्सी का क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इट इज फॉर द कोर्ट टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ओवर द ईयर कोर्ट हैव डिसाइडेड दिस इश्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक फैक्चुअल सिचुएशन.
तो कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है, एक्सप्रेशन, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन पे, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे। इसलिए ये कोर्ट के ऊपर है कि वो एक्सप्लेन करे जो सिग्निफिकेंस मीनिंग है इस कॉन्सेप्ट का। और ओवर द ईयर क्या हुआ, कोर्ट ने डिसाइड किया जो इश्यू है इस कॉन्टेक्स्ट को रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अपना व्यू दिया कोर्ट ने। रोल ऑफ जुडिशियरी इन डिफाइनिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो रोल है जुडिशियरी का डिफाइन करने में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। The Supreme Court in Purdue Bordolol versus Swapan Roy 2001 outlined the four broad principles for determining whether an office attracts the constitutional disqualification. सुप्रीम कोर्ट ने प्रड्यूट बोर्डोलोई वर्सेस स्वपन रॉय 2001 का जो केस था उसमें आउटलाइन किया कि 4 बोर्ड प्रिंसिपल होंगे जिसके ग्राउंड पर डिटरमाइन किया जाएगा कि वो ऑफिस अट्रैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को कि नहीं। वो प्रिंसिपल क्या क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट, वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑफिस, कि क्या गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है कंट्रोल अपॉइंटमेंट को लेकर, रिमूवल को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर फंक्शन ऑफ द ऑफिस का। सेकेंड, वेदर द ऑफिस हैज एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, क्या जो ऑफिस है उसमें कोई रिम्यूनरेशन अटैच है। थर्ड, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर रिलीजिंग मनी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ग्रांटिंग लाइसेंस एक्सेट्रा। तीसरा, जो बॉडी जिसमें कि ऑफिस हेल्ड किया गया है क्या उसमें गवर्नमेंट का पावर इन्वॉल्व है, जैसे कि मनी को रिलीज करने के लिए अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो, ग्रांटिंग लाइसेंस हो एंड सो ऑन। और चौथा प्रोविजन, वेदर द ऑफिस इनेबल द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज, और क्या जो ऑफिस है वो इनेबल करता है होल्डर को कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है वे ऑफ पैट्रोनेज के द्वारा। तो ये सारा ग्राउंड बताया गया है जिसके बेसिस में डिटरमाइन किया जा सकता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट बैंक एंड इश्यू एसोसिएटेड रिगार्डिंग इट। ये कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने किया था, फिर न्यूज में आया है तो जान ले। Mike Pompeo recently paid the first visit by a U.S. Secretary of State to an Israeli settlement in the occupied West Bank, in parting show of solidarity with Prime Minister Benjamin Netanyahu by the आउटगोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जो माइक पोम्पियो रिसेंटली उसने पहला विजिट किया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर इजरायली सेटलमेंट जो कि ऑक्युपाई किया वेस्ट बैंक को। इन पार्टिंग वो अपना सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की तरफ जो आउटगोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है। ही ऑल्सो इश्यूड गाइडलाइन फॉर इजरायली प्रोडक्ट मेड इन सेटलमेंट टू बी लेबल्ड मेड इन इजराइल और प्रोडक्ट ऑफ इजराइल व्हेन इंपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट, रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट मेड विद इन इजराइल एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन ऑक्युपाइड टेरिटरी। उसने इश्यू किया गाइडलाइन फॉर इजरायली प्रोडक्ट के लिए भी मेड इन सेटलमेंट जो कि लेबल किया गया है मेड इन इजराइल व प्रोडक्ट ऑफ इजराइल जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट में, और हटा दिया जो डिस्टिंक्शन था जिसमें प्रोडक्ट जो कि बनता था इजराइल पे और दोज प्रोड्यूस जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरी पे बनाया जाता था उसमें जो डिफरेंशिएशन थे उसको हटा दिया गया है। इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा? मिस्टर पोम्पियो विजिट डिपार्टेड फ्रॉम पास्ट पॉलिसी दैट हैड कीप टू यूएस ऑफिशियल अवे फ्रॉम सेटलमेंट व्हिच पैलेस्टाइनियन व्यू एज ऑब्स्टेकल टू अ वायबल फ्यूचर स्टेट। पैलेस्टाइनियन एक्यूज मिस्टर पोम्पियो ऑफ हेल्पिंग इजराइल टू सीमेंट इट्स कंट्रोल ओवर वेस्ट बैंक लैंड दैट दे सीक फॉर अ स्टेट। मिस्टर पोम्पियो को जो विजिट है वो डिपार्ट करता है जो पास्ट पॉलिसी था उससे यूएस का उससे अलग हो गया। ऑफिशियल जो कि वो दूर रहते थे सेटलमेंट को लेके, विच पैलेस्टीनियन का मानना है कि ये एक ऑब्स्टेकल था वायबल फ्यूचर स्टेट को लेके। पैलेस्टीनियन ने एक्यूज किया मिस्टर पोम्पियो को कि वो जो है मदद कर रहे हैं इजराइल को कि वो मजबूत कर ले जो उनका कंट्रोल है वेस्ट बैंक के ऊपर और वो उसको स्टेट के रूप में जो सीख कर रहा है उसको उसमें मजबूती मिले इजराइल को। अब हम वेस्ट बैंक के बारे में जान ले तो वेस्ट बैंक इट इज अ लैंडलॉक्ड टेरिटरी नियर द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया bordered by Jordan to the east and by the green line separating it and Israel on the south, west and north. The West Bank also contain a significant section of the West Dead Sea shore. तो जो वेस्ट बैंक है वो एक लैंडलॉक टेरिटरी है मेडिटेरेनियन कोस्ट में वेस्टर्न एशिया का जो कि बॉर्डर है जॉर्डन है उसके ईस्ट में और जो ग्रीन लाइन जो कि सेपरेट कर रहा है इजराइल को साउथ वेस्ट और नॉर्थ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इजराइल इसका साउथ वेस्ट नॉर्थ पे और उधर आपका ये जॉर्डन हो गया। ठीक है, ये जो वेस्ट बैंक है ये कंटेन करता है एक सिग्निफिकेंट सेक्शन वेस्टर्न डेड सी शोर का। वेस्ट बैंक वाज कैप्चर्ड बाय जॉर्डन आफ्टर द 1948 अरब इजरायली वॉर। जो वेस्ट बैंक है उसको कैप्चर कर लिया गया था जॉर्डन के द्वारा 1948 के अरब इजरायली वॉर में। इजराइल स्नैच इज बैक ड्यूरिंग द 6 डे वॉर ऑफ 1967 एंड हैज ऑक्युपाइड इट एवर सिंस। ड्यूरिंग दिस वॉर द कंट्री डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन। इजराइल ने इसको वापस से स्नैच बैक कर लिया था जो 6 दिन का वॉर चला था 1967 में और ऑक्युपाई कर लिया। उसके बाद से अभी तक ये इजराइल के ही ऑक्युपेशन में है। जो वॉर था उसमें इजराइल ने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन को, तीनों को इजराइल ने अकेले ही हराया था।
It has built some 130 formal settlement in the West Bank and a similar number of smaller informal settlement have mushroomed over the last 20 to 25 years. इसने build किया है some 130 formal settlement West Bank में और similar number जो है smaller formal settlement जो है वो mushroom किया over the last 20-25 years में. आप यहाँ पे देख चुके हैं, इसके लोकेशन को अच्छे से समझ चुके हैं. अब over 4 lakh Israeli settler, many of them religious Zionists who claim a biblical birthright over this land now live here along with some 26 lakh Palestinian. जो 4 लाख इजरायली सेटलर है जो कि बहुत सारे रिलीजियस जायोनिस्ट है जो कि क्लेम करते हैं बाइबलिकल ब्राइट राइट ओवर दिस लैंड, वो वहां पे रह रहे हैं along with some 26 पैलेस्टीनियन के साथ. The territory is still a point of contention due to large number of Palestinians who live there and hope to see the land become a part of their future state. जो टेरिटरी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन जो अभी वहां रह रहे हैं उनका होप है कि ये जो लैंड है वापस से बन जाएगा फ्यूचर स्टेट का उसका पार्ट. When Israel took control of the land in 1967, it allowed Jewish people to move in, but Palestinians considered the West Bank illegally occupied Palestinian land. जब इजराइल ने कंट्रोल किया था इस लैंड को 1967 में तो उसने अलॉट किया था जूइश पीपल को कि वो जा सकते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन का मानना था कि वेस्ट बैंक इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है. आर दिस सेटलमेंट इलीगल? क्या ये सेटलमेंट इलीगल है? The United Nations General Assembly, the UN Security Council and the International Court of Justice have said that the West Bank settlement are violative of the Fourth Geneva Convention. जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनएचसी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन तीनों का ही मानना है कि जो वेस्ट बैंक सेटलमेंट है वो वायलेटिव है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का. Under the Fourth Geneva Convention 1949, an occupying power shall not deport or transfer part of its own civilian population into the territory it occupies. जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन था 1949 का, उसके अनुसार जो ऑक्युपाइंग पावर है वो नहीं डिपोर्ट करेगा, वो ट्रांसफर करेगा जो पार्ट है उसके खुद के सिविलियन पॉपुलेशन का जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई किया है. Under the Rome Statute that set up the International Criminal Court in 1998, such transfer constitute war crime as does the extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. जो रोम स्टैट्यूट है उसके अनुसार भी जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड था 1998 का कि वो जो ट्रांसफर है जो कंस्टिट्यूट करेगा वार क्राइम को, और जो एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन है और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि नहीं जस्टिफाई किया गया मिलिट्री नेसेसिटी के कारण और जो कैरी किया गया अनलॉफुली एंड वेंटमली. इंडिया का व्यू क्या है वेस्ट बैंक को लेके? India traditionally believe in the two-state solution and support the establishment of a sovereign, independent and viable state of Palestine. However, India's support for Palestine has not deterred its growing relation with Israel. India जो है ट्रेडिशनली से ही बिलीव कर रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन, वो सोच रहा है सपोर्ट कर रहा है कि स्टैब्लिश होना चाहिए एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. लेकिन उसके बावजूद क्या है, इंडिया का जो सपोर्ट है पैलेस्टाइन को, इसके बावजूद ही इंडिया का जो रिलेशन है इजराइल के साथ उसमें कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा है क्योंकि ये टेरिटरी इजराइल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है. जब आप उसके फेवर में ना सपोर्ट करके न्यूट्रल रोल करोगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन वैसा कोई रिलेशन इंडिया और इजराइल के बीच में नहीं पड़ा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक. इट इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश इन 1989 टू लिवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक. ये जो है एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में ताकि लिवरेज किया जा सके जो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है एशिया पैसिफिक का. एम क्या एम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का? टू क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ रीजन बाय प्रमोटिंग बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ एंड बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. तो इसका एम है कि वो क्रिएट करे एक ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी पीपल के लिए इस रीजन के, प्रमोट करे एक बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव और सिक्योर करे जो ग्रोथ है और एक्सेलरेट करे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को. ये इसका मकसद है. फंक्शन क्या है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का? APEC work to help all residents of the Asia Pacific participate in the growing economy. APEC project provide digital skill training for rural communities and help indigenous women export their product abroad. जो एपेक है वो काम करता है, मदद करता है सारे रेसिडेंट्स को एशिया पैसिफिक पार्टिसिपेशन के ग्रोइंग इकोनॉमी पे. एपेक प्रोजेक्ट करता है कि वो प्रोवाइड करेगा डिजिटल स्किल ट्रेनिंग रूरल कम्युनिटीज को और मदद करेगा इंडिजिनस वुमेन को कि वो एक्सपोर्ट करे अपने प्रोडक्ट को अब्रॉड में. Recognizing the impact of climate change, APEC member also implement initiative to increase energy efficiency and promote sustainable management of forest and marine resource. Recognize करते हुए जो प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, एपेक्स मेंबर ने इम्प्लीमेंट किया इनिशिएटिव ताकि इंक्रीज किया जाए एनर्जी इफिशियंसी को और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल मैनेजमेंट को फॉरेस्ट एंड मैराइन रिसोर्सेज में.
The forum adapts to allow members to deal with important new challenges to the region economic well-being. This include ensuring disaster resilience, planning for pandemic and addressing terrorism. जो forum है वो adapt करता है कि वो allow करे members को कि वो deal करे जो important new challenges है इस region के economic well-being के लिए. इसमें बात की जा रही है disaster resilience की तैयारी पैंडेमिक के लिए और एड्रेस करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेररिज्म को. अब इसके मेंबर कौन कौन से कंट्री है? तो एपेक है 21 मेंबर इकोनॉमिक्स. एपेक के 21 मेंबर इकोनॉमिक्स है. तो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलम, कनाडा, चीन, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग जो कि चाइना का ही पार्ट है, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वियतनाम. तो जो एपेक के 21 मेंबर कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका ब्रुनेई दारुसलम हो गया, कनाडा हो गया, चिली हो गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस हो गया, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वियतनाम. न्यूज में क्यों आया? तो जो लेटेस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का फोरम था वो भी हाल ही में ऑनलाइन हुआ है क्योंकि पेंडेमिक के कारण. अब आप देख सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज है इसके जरिए आपको याद करने में काफी आसान होगा. तो आप पहले वेस्ट साइड के जितने भी कंट्रीज है उसको देख ले. तो इधर आप देख सकते हैं इस मैप के हिसाब से रशिया है, चाइना है, कोरिया, जापान, चाइनीज ताइपेई, फिर हांगकांग चाइना का, फिर इधर आपका वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, देन फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई दारुसलम, इंडोनेशिया, फिर आपका पापुआ न्यू गिनी, देन ऑस्ट्रेलिया, देन बिलो ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, देन इधर आप अब इस साइड में देख सकते हैं कनाडा, देन यूएस, फिर मैक्सिको, फिर इधर पेरू एंड चिली. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज. इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री. जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया था यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा. इट इज अ चैलेंज फॉर 243 सिटीज टू स्विच ओवर टू मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक बाय अप्रैल 30, 2021. ये जो है चैलेंज है 243 सिटीज के लिए कि वो स्विच ओवर करे मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीवर्स और सेप्टिक टैंक बाय अप्रैल 30, 2021 तक. It aimed to ensure that no life of any sewer or septic tank cleaner is ever lost again owing to the issue of hazardous cleaning. इसका मकसद है कि ये इंश्योर करे कि कोई भी लाइफ जो है किसी भी सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनर का लॉस नहीं होना चाहिए दोबारा जो इश्यू है hazardous क्लीनिंग के कारण. द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे. ये जो इनिशिएटिव था उसको लॉन्च किया गया था ओकेजन पे वर्ल्ड टॉयलेट डे के. The Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013 and various judgment of Honorable Supreme Court expressly prohibit hazardous cleaning, that is manual entry into septic tank or sewer without protective gear and observing operational procedure. जो Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act है 2013 का और जो बहुत सारा जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करता है हैजार्डस क्लीनिंग को जिसमें मैनुअल एंट्री किया जाता है सेप्टिक टैंक में व सीवर पे बिना कोई प्रोटेक्टिव गियर के वो ऑब्जर्विंग होता है ऑपरेशनल प्रोसीड्योर को तो उसको मना किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलो वार्बलर. तो ये है क्या? इट हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन तिरुवनंतपुरम. ये एक बर्ड है, इसको साइट किया गया पहली बार कंट्री में तिरुवनंतपुरम पे. इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड दैट ब्रीड थ्रू आउट नॉर्थर्न एंड टेम्परेट यूरोप एंड पैलिए आर्टिक. ये जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है जो कि ब्रीड करता है थ्रू आउट नॉर्थर्न एंड टेम्परेट यूरोप में ऑन पैलिए आर्टिक पे. आयुसियन स्टेटस इसका लिस्ट कॉन्सन है. तो अगर पूछा जाए विलो वार्बलर का आयुसियन स्टेटस क्या है तो लिस्ट कॉन्सन है. 17 स्पीसीज जो है वार्बलर के वो रिकॉर्ड किए गए केरला से और जो विलो वार्बलर है वो फॉर्म करता है 18th वार्बलर एंड 533rd स्पीसीज है इस बर्ड का जो कि रिकॉर्ड किया गया इस स्टेट से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन. Global Prevention Coalition is a global coalition of United Nations member state, donor, civil society organization which was established in the year 2017 to support global effort to accelerate HIV prevention. Global Prevention Coalition जो है वो एक global coalition है United Nations के member state, donor, civil society organization जिसको कि establish किया गया था 2017 में ताकि वो support करे जो global effort है accelerate करने के लिए HIV prevention को लेके. It includes the 25 highest HIV burden country, UNH sponsor, donor, civil society and private sector organization. ये जो है इंक्लूड करता है जो 25 हाईएस्ट HIV burden countries है, UNH को स्पॉन्सर डोनर को, सिविल सोसाइटी को और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को.
It aimed to strengthen and sustain political commitment for primary prevention by setting a common agenda among key policy maker, funder and program implementer. इसका मकसद है कि वो स्ट्रेंथन करे और सस्टेन करे जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो प्राइमरी प्रिवेंशन सेटलर के द्वारा एक कॉमन एजेंडा तैयार किया जाए जो की पॉलिसी मेकर है, फंडर है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर है उनके लिए. Recently, the Union Ministry for Health and Family Welfare digitally addressed the ministerial meeting of the Global Prevention Coalition for Human Immunodeficiency Virus Prevention. और अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिजिटली एड्रेस किया है जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस प्रिवेंशन को लेके. It was hosted by Joint United Nations Program on HIV/AIDS and United Nations Population Fund (UNFPA) on behalf of Global HIV Prevention Coalition. ये जो है वो होस्ट किया गया था जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS UNH एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कॉलिशन के बिहाफ में. तो पूछ सकता है कि ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन जो था उसको होस्ट किसने किया है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम. ये PIB का न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट है. PM formalization micro food processing enterprise scheme. The Union Ministry for Food Processing Industry has inaugurated the capacity building component of the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprise scheme. जो यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उन्होंने इनॉग्रेट किया जो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट था प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम का. द इवेंट ऑल्सो शॉट द लॉन्च ऑफ GIS 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया. और ये जो इवेंट था उसी में लॉन्च किया गया है GIS 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया को भी. PMFME स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम है उसके बारे में हम जान ले. लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान. द PMFME स्कीम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम. इसको लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत और PMFME स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है. इट एम्स टू इनहेंस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर. इसका मकसद है कि वो इनहेंस करे जो कम्पिटिटिवनेस है एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस का अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में फूड प्रोसेसिंग के और प्रमोट करे फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर को. इट सीक टू प्रमोट सपोर्ट टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव अलोंग देयर इंटायर वैल्यू चेन. ये जो है क्या कर रहा है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को और साथ साथ जो इंटायर वैल्यू चेन है. Under the PMFME scheme, capacity building is an important component. जो PMFME स्कीम है उसके अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. द स्कीम इन वाइजेक imparting training to food processing entrepreneurs, various group, self-help group, food processing organization, cooperative worker and other stakeholder associated with the implementation of the scheme. ये जो स्कीम है वो इनफाइसेक करता है, ट्रेनिंग देता है फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योर को अलग अलग ग्रुप जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजर हो गए, कोऑपरेटिव वर्कर हो गए, अदर स्टेक होल्डर हो गए जो कि इससे एसोसिएटेड है वह इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस स्कीम को. फीचर्स क्या है इस स्कीम का. The scheme adopt one district one product approach to reach the benefit of scale in terms of procurement of input, enabling common service and marketing of product. ये जो स्कीम है वो अडेप्ट करता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को ताकि वो जो बेनिफिट है इस स्केल का टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट का अवेल करा सके कॉमन सर्विस और मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट को. द स्टेट वुड आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग क्लस्टर एंड एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जो स्टेट है वो आइडेंटिफाई करता है फूड प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर है और जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल है उसको ध्यान में रखता है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो पेरिसेबल प्रोड्यूस बेस्ड प्रोडक्ट है और सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट के लिए जो कि वाइडली प्रोड्यूस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में और उनके अलाइड सेक्टर पे. एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ सच प्रोडक्ट इंक्लूड मैंगो, पोटैटो, लीची, टोमेटो, टपाइको, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, पिकल, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, फिशरीज, पोल्ट्री, मीट एज वेल एज एनिमल फीड एमंग अदर्स. जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है वैसे प्रोडक्ट का उसमें मैंगो, पोटैटो, लीची, टोमेटो, टपियोका, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, पिकल, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, फिशरी, पोल्ट्री, मीट और साथ साथ एनिमल फीड भी आते हैं. The scheme also place focus on waste to wealth product, minor forest product and aspirational district. ये जो स्कीम है वो फोकस कर रहा है वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट पे भी, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे भी. अबाउट ODOP डिजिटल मैप, तो हम ODOP डिजिटल मैप के बारे में जान ले. द GIS ODOP डिजिटल मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ODOP प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्टेट टू फैसिलिटेट द स्टेक होल्डर. जो GIS ODOP डिजिटल मैप ऑफ इंडिया है वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है ODOP प्रोडक्ट का हर एक स्टेट का ताकि वो फैसिलिटेट करे स्टेक होल्डर
होल्डर को। द डिजिटल मैप ऑल्सो हैज इंडिकेटर फॉर ट्राइबल, SC, ST एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिजिटल मैप है उसमें इंडिकेटर है ट्राइबल, SC, ST एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। इट विल इनेबल स्टेक होल्डर टू मेक कॉन्सल्टेड एफर्ट फॉर इट वैल्यू चेन डेवलपमेंट। और ये जो है इनेबल करता है स्टेक होल्डर को कि वो एक कॉन्सल्टेड एफर्ट ले वैल्यू चेन डेवलपमेंट को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विष्णु टेम्पल इन पाकिस्तान, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। रिसेंटली अ हिंदू टेम्पल बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड 1300 ईयर अगो हैज बीन डिस्कवर्ड बाय पाकिस्तानी एंड इटालियन आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट। अभी हाल ही में एक हिंदू टेम्पल जिसको कि बिलीव किया जा रहा है कि वो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1300 ईयर अगो, उसको डिस्कवर किया गया है पाकिस्तानी एंड इटालियन आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट के द्वारा। The discovery was made during an excavation at Barikot Gundai, a mountain in northwest Pakistan, Swat district। ये जो डिस्कवरी है वो किया गया एक्सकेवेशन के दौरान, कहाँ पे, तो बारिकोट गुंडई जो कि एक माउंटेन के पास है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के स्वात डिस्ट्रिक्ट में। द टेम्पल डिस्कवर इज ऑफ लॉर्ड विष्णु विच वॉज बिल्ट बाई द हिंदूज ड्यूरिंग द हिंदू शाही पीरियड। ये जो टेम्पल है जिसको कि डिस्कवर किया गया वो लॉर्ड विष्णु का है, जिसको कि बिल्ट किया गया था हिंदूज के द्वारा हिंदू शाही पीरियड में। द हिंदू शाहीज और काबुल शाहीज 850 to 126 सेंचुरी वाज अ हिंदू डायनेसिटी दैट रूल्ड द काबुल वैली, ईस्टर्न अफगानिस्तान, गंधार, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो हिंदू शाही व काबुल शाही है 850 से, जिनका 1026 सेंचुरी तक हिंदू डायनेसिटी जो रूल कर रहे थे काबुल वैली पे, ईस्टर्न अफगानिस्तान, गंधार जो कि आज का पाकिस्तान है, और प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। ड्यूरिंग देयर एक्सकेवेशन द आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो फाउंड ट्रेसेस ऑफ कैंटोनमेंट एंड वॉच टावर नियर द टेंपल साइट। और इस एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है जो ट्रेसेस है कैंटोनमेंट का, वॉच टावर नियर द टेंपल साइट के। The expert also found a water tank near the temple site, which they believe was used by the Hindu for bathing before worship। Expert ने फाउंड किया एक वाटर टैंक भी टेम्पल के साइट के पास, जो कि वो बिलीव करे कि इसको यूज किया जाता था हिंदू के द्वारा बाथिंग के लिए, वर्शिप के पहले। दिस वॉज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ गंधार सिविलाइजेशन डिस्कवर इन स्वात डिस्ट्रिक्ट। ये पहला टेम्पल है गंधार सिविलाइजेशन का जिसको कि डिस्कवर किया गया है स्वात डिस्ट्रिक्ट में, गंधार सिविलाइजेशन। अब हम गंधार सिविलाइजेशन के बारे में जान ले। द गंधार सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन विथ व्हाट इज नॉन नॉर्थर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फ्रॉम द मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BCE टू द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मिलेनियम सेंचुरी। जो गंधार सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है नॉर्थर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में फ्रॉम मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BCE से बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मिलेनियम सेंचुरी तक। गंधार वाज नॉट नोन टू हैव बीन ज्योग्राफिकली डिस्क्राइब्ड इन डिटेल अंटिल द पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क ज्वानजैंग व हुआंगसांग इन द 7th century CE। जो गंधार है उसके बारे में उतना ज्योग्राफिकली नहीं पता था डिटेल्स में जब तक कि जो पिलग्रिमेज था बुद्धिस्ट मॉन्क हुआंगसांग जब वो विजिट नहीं किया था। He visited the region during the tail end of Gandhar civilization up till the time when it had achieved its greatest feat and was falling into decay। उन्होंने विजिट किया था हुआंगसांग ने इस रीजन को जब टेल इन था गंधार सिविलाइजेशन का, उसके बाद क्या था उसने अचीव किया अपना ग्रेटेस्ट फीट को और उसके बाद वो डिके करने लगा। वेल नोन सिटीज ऑफ द गंधार इंक्लूड, जो वेल नोन सिटीज है गंधार का वो इंक्लूड करता है तक्षशिला, पुरुषपुरा, पेशावर, पुरुष कलावती, मार्डन। तो जो वेल नोन सिटीज है गंधार का वो कौन कौन से है, तो तक्षशिला, पुरुषपुरा, पेशावर और पुष्प कलावती, मार्डन। इट हैज बीन स्पेकुलेटेड दैट गंधार वाज ए ट्रायंगुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड अबाउट 100 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 70 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, lying mainly to the west of Hindus river and bounded on the north by हिंदकुश माउंटेन। ये जो है स्पेकुलेट किया जा रहा है जो गंधार है वो एक ट्रायंगुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड है जो कि 100 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है एंड 70 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है, जो कि लाई करता है मेनली वेस्ट ऑफ हिंदू रिवर पे और बाउंडेड है नॉर्थ बाय हिंदकुश माउंटेन पे। जो नेम है गंधार वो का सेवरल मीनिंग है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो कि इससे रिलेटेड है क्वांड गंध जिसका मतलब फ्रेगनेंस होता है और हर जिसका मतलब लैंड होता है, इसलिए सिंपलेस्ट टर्म पे हम गंधार को बोल सकते हैं लैंड ऑफ फ्रेगनेंस। अब आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों आया, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, क्या क्रिटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, रीजन क्या था कंट्रोवर्सी को लेके, और उसका जो रोल है जुडिशियरी का डिफाइन करने को लेके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन हम लोगों ने क्या वेस्ट बैंक एंड इश्यू एसोसिएटेड टू इट, तो हम लोगों ने इसमें जाना कि ये न्यूज में क्यों आया, इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा जो मिस्टर पोम्पियो का विजिट हुआ है, फिर वेस्ट बैंक का लोकेशन देखा, रिलेटेड इश्यू को जाना, फिर मैप में इसको बारे में समझा, जो सेटलमेंट वो इलीगल है कि नहीं ये देखा, और फिर इंडिया का क्या व्यू है वेस्ट बैंक को लेके। देन हम लोगों ने किया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक, तो इसमें हम लोगों ने जाना कि एपेक है क्या, इसका एम क्या है, फंक्शन क्या है, मेंबर कौन कौन है और ये न्यूज में क्यों आया।
देन हम लोगों ने किया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये है क्या और किस ओकेशन पे इसको लॉन्च किया गया। देन हम लोगों ने किया विलो वार्बलर, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे इसको साइट किया गया है, इसका IUCN स्टेटस क्या है। देन फैक्ट रिलेटेड टू विलो वार्बलर। देन हम लोगों ने किया ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन, इसमें हम लोगों ने फैक्ट जो था इससे रिलेटेड वो जाना, फिर किसने होस्ट किया इसको वो देखा और व्हाट इट इंक्लूड। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, जो कि PIB का न्यूज था, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किसने इसको इनॉग्रेट किया है। फिर PM FME स्कीम के बारे में जाना, फिर इसका फीचर देखा, फिर ODOP डिजिटल मैप के बारे में जाना और लास्ट टॉपिक था हमारा विष्णु टेम्पल इन पाकिस्तान, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है, ये किस पीरियड में बिल्ड किया गया था, इसका फैक्ट रिगार्डिंग इट। उसके बाद फिर गंडार सिविलाइजेशन के बारे में भी जाना, फिर जो वेल नोन सिटीज से गंडार के वो कौन कौन से ये जाना। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट affair session. If you like our video, then subscribe our channel, like the video and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.